नमस्कार दोस्तों। 2 अगस्त 1981 की तारीख, आधी रात से ठीक पहले की बात है। प्रिमरोज नामक एक मालवाहक जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर कर रहा था। खराब मौसम और कुछ कंफ्यूजन के चलते जहाज भटक गया और सुबह पता चला कि जहाज एक शैवाल की चट्टान से टकराया है। सूखी जमीन देखकर जहाज के कैप्टन को हिम्मत मिली। सामने एक बड़ा सा टापू था जिसमें मीलों लंबा बीच था। जहाज टापू से नजदीक था लेकिन समुद्र में काफी हलचल थी, इसलिए लाइफ बोट उतारना मुश्किल हो रहा था। चूंकि जहाज के डूबने जैसा कोई खतरा नहीं था, इसलिए कप्तान ने फैसला लिया कि जहाज पर ही रुककर मदद का इंतजार करेंगे। एक दिन शिप के वॉच टॉवर में खड़े एक लड़के को कुछ लोग दिखाई दिए। उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों से उस ओर आ रहे हैं। पहले तो उसे लगा शिपिंग कंपनी के रेस्क्यू के लिए भेजे होंगे। फिर उसे नजर जरा पैनी की। ये आम लोग नहीं थे, छोटे कद के लेकिन तगड़े आदमी जिनके घुंघराले बाल थे। इनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे, सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज जो उनके कमर में बंधी थी। साथ ही इन लोगों ने भाले और धनुष तीर पकड़ रखे थे जिन्हें वो हवा में लहरा रहे थे। उसी वक्त वहाँ से कोसों दूर हांगकांग में रेजेंट शिपिंग की कंपनी की ऑफिस में फोन की घंटी बजी। फोन उठा, सामने से प्रिमरोज के कप्तान की कांपती हुई आवाज आई। 50 के आसपास जंगली लोग लकड़ी के नाव से जहाज पर हमला करने आ रहे हैं। शाम ये शिप पर चढ़ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जल्द ही हेलीकॉप्टर भेजकर हथियारों को गिराओ। इस बातचीत से ऐसा लग रहा था मानो 18वीं सदी की कॉल 20वीं सदी में आ गई हो। लेकिन इसका कारण भी था। जिस टापू के किनारे प्रिमरोज रुका था, उस टापू पर सदियां कभी बीती ही नहीं थी। बहरहाल ये कॉल आते ही कंपनी ऑफिस में हंगामा मच गया। बात हांगकांग सरकार तक पहुंची। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, लगता है प्रिमरोज का कप्तान पागल हो गया है। अगले ही दिन प्रेस की खबर छपी, इस द्वीप के लोग आदमखोर हैं, इंसान को मारकर खा जाते हैं। इधर शिप पर हालत खराब थी। एक फ्लेयर गन, कुछ पाइप, जिसको जो मिला पकड़ ले आया। इनका इस्तेमाल कर 24 घंटे तक ये लोग खुद की रक्षा करते रहे। टापू के लोग शिप पर तीर चला रहे थे, लेकिन तेज हवा के चलते तीर जहाज तक नहीं पहुंचे। ऊपर से शिप की ऊंचाई के चलते कोई चढ़ भी नहीं पाया। एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा। रस्सी से चढ़ाकर शिप में मौजूद लोगों को बचाया गया। जहाज वहीं खड़ा रहा। डिसमेंटल करने के लिए एक कंपनी को ठेका मिला। उनके वर्कर पहुंचे तो उन पर भी हमला हुआ। फिर कुछ समय बाद सब शांत हो गया। जंगल से लोग आते रहे, लेकिन वक्त के साथ उन पर भी हमला होना बंद हो गया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जिस टापू पर ये सब हो रहा था, वह भारत के अंडमान द्वीप समूह का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है और जिन लोगों ने हमला किया उन्हें सेंटिनल आदिवासी कहा जाता है। भारत का ये वो इलाका है जिसका 60,000 सालों से सभ्यता से पाला ही नहीं पड़ा। यहाँ ना कोई जा सकता है, ना इन लोगों से कोई मिल सकता है। आज आपको बताएंगे भारत की उस आदिवासी समुदाय के बारे में जिनके इलाके में पैर रखना तक मुश्किल है। क्या है इनकी कहानी, आइए जानते हैं। तो बात शुरू होती है 1296 से। मार्को पोलो ने अपने संस्करण में लिखा कि अंडमान के ये लोग आदमखोर होते हैं। इनके तेज दांत, लाल आंखें होती हैं और ये जिसे देखते हैं मार डालते हैं। मार्को पोलो ने यह लिख दिया कि इतिहासकार नहीं मानते कि उसने कभी अंडमान पर पैर रखे। संभव है कि पोलो ने जो भी लिखा है वह सब सुनी सुनाई बातें हैं। बहरहाल नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का पहला आधिकारिक जिक्र 1771 में मिलता है। इंडिया कंपनी का जहाज एक सर्वे के लिए यहाँ पहुँचा था। इन लोगों ने द्वीप पर आग लगा दी, लेकिन वह यहाँ नहीं उतरे। आधुनिक मनुष्य पर पैर इस आइलैंड पर पड़ा साल 1867 में। तब यहाँ एक मालवाहक जहाज द्वीप के किनारे क्रैश कर गया था। द्वीप से 86 लोग द्वीप पर उतरे। उन्हें द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों का कुछ पता नहीं था। 3 दिन बाद एक सुबह ये लोग नाश्ता कर रहे थे, तब अचानक हमला हुआ। बड़ी मुश्किल से ये लोग जान बचाकर भागे। तब कंपनी के एक जहाज ने इन्हें रेस्क्यू किया था। सेंटिनली लोगों और आधुनिक मनुष्य का पहला कांटेक्ट 1880 में हुआ। रॉयल नेवी के अफसर मॉरिस पोर्टमैन सशस्त्र लेकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक पहुंचे। बहुत दिनों की खोज के बाद इन्हें एक बूढ़ा और एक औरत और 4 बच्चे मिले। ये अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले गए। आदमी और औरत कुछ ही दिनों में मर गए। बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगी, तो पोर्टमैन ने उन्हें वापस द्वीप पर छोड़ दिया। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। 1896 में संभवतः काला पानी से भागकर एक जुगाड़ू नाव के जरिए कोई कैदी इस आइलैंड तक आ पहुंचा।
एक सर्च पार्टी उसके पीछे पीछे आई तो उन्हें उसकी लाश मिली जिस पर तीर के निशान थे और गला रेत दिया गया था। इसके बाद 70 साल तक कोई इस आइलैंड के नजदीक नहीं गया। आजादी के भारत सरकार की तरफ से भी इस आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। फिर बाद में सरकार ने कुछ शोधकर्ताओं को आइलैंड तक जाने की इजाजत दी। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड तक पहुँचे। वे एक सरकारी दस्ते के साथ पहुँचे थे। उनकी नाव आइलैंड तक पहुंची। दूरबीन से देखा तो सेंटिनली आदिवासी दिखाई दिए, लेकिन बोट देखते ही वो जंगल की ओर भाग गए। त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी पार्टी ने कदमों के निशान का पीछा किया। अंदर जंगलों में उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। पहली बार इन लोगों के बारे में कुछ पता चल रहा था। झोपड़ियां घास और लकड़ियों की बनी हुई थी। अंदर आग जल रही थी। वहाँ शहद, सुअर की हड्डियां थी। लकड़ी के कुछ बर्तन थे, कुछ भाले और तीर भी मिले। तीर की नोक पर लोहा लगा कि ये पता चला ये लोग मेटल से वाकिफ हैं। इन लोगों की किसी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ कुछ मेटल के बर्तन और नारियल जरूर छोड़े। 1970 तक ये इलाका सरकारी पहुँच से बाहर रहा। फिर 1970 में सरकार ने तय किया कि कम से कम निशानदेही जरूरी है। इसलिए 1970 में सर्वे के लिए आई एक पार्टी ने द्वीप पर एक पत्थर लगाया जिसमें लिखा था कि यह द्वीप भारत का हिस्सा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में आइसलैंड के चर्चे हुए तो 1974 में नेशनल जियोग्राफी की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई। दुनिया में जब एक अनछुई ट्राइब से पहला कांटेक्ट किया जाता है तो कुछ तरीके आजमाए जाते हैं। भाषा में बात नहीं हो सकती, इसलिए कुछ गिफ्ट देकर कांटेक्ट बनाया जाता है। साथ ही इशारों से बात करने की कोशिश की जाती है। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने यही तरीका अपनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही नाव आइलैंड पर पहुंची, वहां से तीर चलने लगे। एक तीर सीधा डायरेक्टर पर लगा। जिस आदिवासी के तीर चलाया वह जोर से हंसकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। टीम वापस लौट गई। 3 दिन की कोशिश के बाद टीम टापू के किनारे तक जा पहुंची। यहाँ इन्होंने कुछ गिफ्ट छोड़े, मसलन एक सुअर, कुछ नारियल, कुछ बर्तन, एक प्लास्टिक की कार, एक गुड़िया, ये देखने के लिए आइलैंड के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। पार्टी ने देखा कि उन लोगों ने बर्तन और नारियल ले लिए, लेकिन सुअर को मारकर जमीन में गाड़ दिया। प्लास्टिक की गुड़िया और कार के साथ भी यही सुलूक हुआ। उसी साल नेशनल जियोग्राफी में सेंटिनली आदिवासियों की पहली तस्वीर छपी, जिसके नीचे लिखा गया था, जहाँ शब्द नहीं तीर बोलते हैं। इसके बाद 70 से 80 के दशक में कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट की कोशिश हुई। गिफ्ट लेने के लिए सेंटिनली लोग तैयार थे, लेकिन कोई ज्यादा नजदीक पहुंचने की कोशिश करता तो बदले में तीर से स्वागत होता। सेंटिनली लोगों से एकमात्र कांटेक्ट साल 1991 में हुआ। तब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम द्वीप पर पहुंची। इस टीम ने टीएन पंडित और मधुबाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थी। मधुबाला के रूप में पहली बार सेंटिनली लोगों का सामना एक महिला से हो रहा था। इसका असर भी दिखा। तोहफे लेने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मधुबाला की ओर धनुष तान दिया। उसी समय एक आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोक दिया। इसी दौरान पहली टीम की तरफ से पानी में बहाकर नारियल दिए गए। फिर बाद में सेंटिनली लोगों ने कुछ नारियल हाथों से लेने के लिए भी तैयार हो गए थे। इसके बाद भी कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन 1996 में सरकार ने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। 2004 में सुनामी के बाद इस मुआयना किया गया तो पता चला कि ये लोग सुनामी से बच गए थे। सरकार की तरफ से खाने के लिए कुछ पैकेट भी गिराए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर को देखते ही आदिवासियों ने तीर दिखाने शुरू कर दिए। हमें मदद की कोई जरूरत नहीं है। भारत सरकार की तरफ से इस इलाके में जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन 2006 में कुछ मछुआरे यहाँ केकड़े पकड़ने चले गए थे। 3 दिन बाद उनकी लाश बीच में दिखी। उन्हें बांस से लटकाकर बीच पर खड़ा कर दिया था, मानो एक चेतावनी सी जारी हो। लाश वापस ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन उस टीम पर भी आदिवासियों ने हमला कर दिया। चूँकि सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करना मना है, इसलिए भारत सरकार का कोई नियम भी यहाँ लागू नहीं होता। मतलब इस इलाके में गए तो मारे गए तो खुद की जिम्मेदारी होगी। सेंटिनली लोग आखिरी बार खबरों में आए थे साल 2018 में। एक ईसाई मिशनरी यहाँ पहुंचकर इन लोगों से मिलने की कोशिश की।
जॉन एलन चाओ नाम का एक अमेरिकी नागरिक गैर कानूनी रूप से यहाँ पहुँचा। उसे उम्मीद थी कि वो ईश्वर का वचन इन तक पहुँचाएगा। 15 नवंबर को चाओ यहाँ पहुँचा। 2 बार उसने गिफ्ट देने और गीत गाकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाओ के शक के अनुसार आदिवासी या तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे या हंस रहे थे। 17 नवंबर को चाओ आखिरी बार आइलैंड तक पहुँचा और वहीं उसने बोट वाले से वापस लौट जाने को कहा। बोट वाले ने बताया कि उसने आदिवासियों को चाओ को घसीट कर ले जाते हुए देखा और अगले दिन उसकी लाश बीच पर लटकी हुई मिली। भारत की तरफ से कई कोशिश हुई चाओ के शरीर को वापस लाया जाए, लेकिन जो भी गया उसका तीरों से स्वागत हुआ। सरकार की तरफ से यहाँ जाने पर पाबंदी है और ये लोग भी नहीं चाहते कि इनसे कांटेक्ट किया जाए। इसके वाजिब कारण भी है। साल 1858 में अंग्रेजों ने अंडमान पर अपनी कॉलोनी का हिस्सा बनाया था। तब यहाँ अलग अलग प्रजाति के 7,000 आदिवासी रहते थे। ब्रिटिश के आने के साथ आई बीमारियां, इन लोगों में इन बीमारियों के लिए कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए 150 साल बाद भी इनकी संख्या सिर्फ 300 के आसपास ही रह गई। अधिकतर जनजाति लुप्त हो चुकी है। सेंटिनली जनजाति के एकमात्र जनजाति है जिसे बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखी जाती है। इसी कारण से ये बचे हुए हैं। जहाँ जाकर आप नहीं कह सकते कि विकास और तरक्की इंसान के लिए जरूरी है। यहाँ सिर्फ जीना ही काफी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।